मेरा नाम महक है और मेरा संबंध दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले से है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। जब से स्कूल जाना शुरू किया, मेरी माँ सोमी हर रोज मुझे कीमती सलाहें देती और उसके बाद स्कूल भेजती। मगर मैं भी क्या करती, उनकी बातें एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती थी। मैं 10वीं कक्षा में थी और अपनी सहेलियों के साथ घूमना फिरना मुझे बहुत भाता था। मेरी इस आदत से मेरी माँ बहुत परेशान रहती और पिताजी विनोद से कहती कि आपके बेवजह लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। बाबा मुस्कुराकर कहते, अरे सोमी, क्यों हर वक्त बच्ची के पीछे पड़ी रहती हो? एक ही तो बेटी है हमारी। इस पर भी रोक टोक लगाई तो यह खुद को कैद में महसूस करेगी। वह आगे कहते, जब हम लड़कों को खुली छूट दे सकते हैं तो लड़की को क्यों नहीं? वह भी तब जब हमें पूरा यकीन हो कि हमारी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाए। माँ बाबा की ये बातें सुनकर अपना सिर पकड़कर बैठ जाती और कहती कि आपकी इन्हीं बातों की वजह से ये मेरी कोई बात नहीं मानती। एक रहस्यमयी परछाई का साया। एक शाम मैं अपनी सहेलियों के साथ टहलकर अकेली घर लौट रही थी जब मुझे यह एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मुड़कर देख सकूं कि कौन है, इसलिए मैंने पीछे देखे बिना घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंची तो माँ मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे यूं हांफते देख तुरंत मेरी तरफ दौड़ी और पूछने लगी, क्या हुआ महक? कहाँ चली गई थी तुम? स्कूल से किधर गायब हो गई थी? जानती हो हम कितने बेचैन हो रहे थे, और तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, बाबा आ गए और माँ से कहा, बच्ची को अंदर तो ले आओ। सारी पूछताछ यहीं दरवाजे पर करोगी क्या? माँ ने पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, हुआ क्या था? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, माँ, अरे आप भी छोटी छोटी बातों पर पूछताछ शुरू कर देती हैं। कुछ नहीं हुआ, बस आते वक्त एक कुत्ता पीछे लग गया था इसलिए भागती हुई आई हूं। आप ऐसे ही बेवजह परेशान हो जाती हैं। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूं, बेवजह नहीं टोकती। तुम हमारी इकलौती संतान हो, तुम्हारे अलावा हमारे पास है ही क्या? इसलिए बार बार समझाती हूं कि स्कूल से सीधे घर आ जाया करो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती। प्रार्थना का फल और सच्चा प्यार। माँ और बाबा मुझसे बेहद प्यार करते थे। माँ ने बताया कि उनकी और बाबा की शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें अभी तक संतान की खुशी नहीं मिली थी। वे कई मंदिरों में गए, मन्नतें मांगी और घर में पूजा करवाई। दादी श्रीमती देवी बाबा से कहती कि हम बहुत इंतजार कर चुके, बस अब तुम दूसरी शादी कर लो। तुम्हारी पत्नी बांझ है जो अभी तक संतान की खुशी नहीं दे सकी, और कितना इंतजार करोगे? बाबा दादी से कहते, माँ जी, जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ कुछ साल और कर लेते हैं। भगवान ने चाहा तो हमारी मुराद जल्द पूरी होगी। माँ और बाबा की प्रेम विवाह थी। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। बाबा माँ का बहुत ख्याल रखते थे, मगर दादी एक पारंपरिक सास की तरह बाबा को दूसरी शादी करने पर मजबूर करती रहती थी। दादी कहती थी, मुझे अपने बेटे की पीढ़ी बढ़ती हुई देखनी है, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें दूसरी शादी करनी ही होगी। बाबा कहते, मैं अपनी पत्नी को सौतन का दुख नहीं दे सकता, मैं उस पर यह जुल्म नहीं करूंगा। दादी कहती, मैं कौन सा तुम्हें उसे छोड़ने को कह रही हूं, उसे भी रखो साथ, लेकिन अपनी अगली पीढ़ी का भी तो सोचो। बाबा दादी की बात सुनकर चुप हो जाते। माँ ने बताया कि वह बहुत परेशान रहने लगी थीं कि कहीं बाबा दादी की बात मानकर दूसरी शादी न कर लें। माँ रातों को उठ उठकर भगवान से प्रार्थना करती कि उन्हें संतान की खुशी से नवाज दें। वह अपने घर को किसी और का होते नहीं देख सकती थी। दादी का दबाव बहुत ज्यादा था और वह कहती, जब तुम जानती हो कि तुम मेरे बेटे को संतान नहीं दे सकती तो तुम्हें खुद ही उसकी दूसरी शादी करा देनी चाहिए। माँ ने बताया, मुझे बहुत दुख होता जब तुम्हारी दादी मुझसे ऐसी बातें करती थीं। एक दिन मैंने कहा, माँ जी, अगर आपके बेटे में कोई कमी होती तो क्या आप मुझे कहती कि तुम मेरे बेटे को छोड़ दो? दादी ने नजरें झुका लीं। फिर माँ ने कहा, जब एक औरत सब्र कर सकती है और सारी जिंदगी अपने पति के साथ गुजार सकती है तो एक पुरुष क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकता? आपको चाहिए कि आप भी सब्र से काम लें। अगर भगवान ने हमारी किस्मत में संतान लिखी है तो वह जरूर मिलेगी। फिर माँ ने बताया कि 2 साल बाद तुम खुशी की खबर बनकर हमारे घर में पैदा हुई। बाबा की खुशी देखने लायक थी, सब बहुत खुश थे। तुम्हारी पैदाइश के 2 साल बाद ही दादी का देहांत हो गया। माँ ने कहा, जिसको इतनी मन्नतों और मुरादों से मांगा हो उसकी फिक्र तो हर पल रहेगी। मैंने माँ के हाथ चूमे और कहा, मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जो बस उछलती कूदती फिरती हूँ।
माँ ने कहा, मुझे तुम्हारे घूमने फिरने से कोई आपत्ति नहीं, बस तुम समय पर घर आ जाया करो। अब तुम बड़ी हो रही हो और लड़कियों का देर तक घर से बाहर रहना अच्छा नहीं होता। मैंने कहा, माँ आप फिर से शुरू हो गई? और माँ मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। सपनों की दुनिया की राजकुमारी। कुछ दिन मैंने माँ की बातों पर अमल किया। स्कूल से सीधे घर आ जाती और उनकी चिंता खत्म हो गई। उन्हें लगा कि उनकी बेटी अब समझदार हो गई है। लेकिन मैं क्या करती? मेरी सहेलियां मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती और मुझे अकेले ही घर वापस आना पड़ता। एक शाम जब मैं घर आ रही थी तो सड़क के किनारे मुझे एक सुंदर सा फूल मिला। उसमें एक कांटा था जो मुझे चुभ गया। मैंने उसे तुरंत फेंक दिया। अगली सुबह माँ मुझे आवाजें देने लगीं कि उठ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। लेकिन मुझे इतनी गहरी नींद आई कि स्कूल का समय निकल गया और मुझे छुट्टी करनी पड़ी। माँ ने कहा, आज खैरियत तो थी, इतना तो तुम कभी नहीं सोती हो। मैंने कहा, बस माँ, आज दिल नहीं कर रहा था स्कूल जाने का। अच्छा है ना, आज सारा दिन आपके साथ गुजारूंगी, खूब गपशप करेंगे। माँ मुस्कुराने लगी। फिर आंगन में पड़ी चारपाई पर टेक लगाकर मैं माँ से बातें करते हुए सो गई। माँ भी हैरान थी कि मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। रात को सोते में ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है। मैं उठना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी जाकर देखा तो दरवाजे पर कोई भी नहीं था। जब दरवाजा बंद करने लगी तो मेरी नजर नीचे पड़ी जहां फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता रखा था। फूल बिल्कुल ताजे लग रहे थे। मुझे हैरानी हुई कि इस वक्त फूल कौन रखकर गया होगा। शायद बाबा लाए हों। सपने में एक बुजुर्ग दिखाई दिए जो उस फूल को उठाकर बाहर फेंक रहे थे। अगले दिन मैं स्कूल गई। कक्षा में मेरी एक सहेली दिया की सगाई हो चुकी थी। वह बता रही थी कि उसका मंगेतर बैंक में नौकरी करता है। वह बहुत खुश थी। मैंने कहा, दिया, मेरे सपने तो बहुत बड़े हैं। मेरी चाहत है कि मेरी शादी किसी देश के राजा से हो और मैं उसकी रानी बनकर शासन करूं। मेरी बात सुनकर सब लड़कियां हंसने लगीं और कहने लगीं, महक, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ। मैंने कहा, कुछ भी हो, मैं शादी करूंगी तो किसी अमीरतम व्यक्ति से। दिया ने कहा, और अगर ऐसा न मिला तो क्या करोगी? मैंने कहा, कोशिश और किस्मत दोनों साथ दें तो सब कुछ संभव है। अब मैं सोते जागते खुद को किसी राज्य के राजा की रानी बनते देखती और नींद में ही गुनगुनाने लगती। माँ कहती, महक, निकल आओ इस सपनों की दुनिया से। सपने वह देखो जिनकी पूर्ति भी संभव हो। जब खुद से ज्यादा की चाह करोगी और वह न मिले तो सपने टूट जाते हैं और फिर बहुत दुख होता है। इसलिए अपनी हकीकत के अनुसार सपने देखा करो। ये नहीं था कि मेरा संबंध किसी गरीब घर से था। हम एक खुशहाल परिवार में रहते थे, लेकिन मुझे दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनने का शौक था और चाहती थी कि जिससे शादी हो वह भी एक अमीर इंसान हो जो मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर सके। यात्रा और एक रहस्यमयी सपना। मेरे 10वीं के इम्तिहान हो चुके थे। सब सहेलियों ने पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। मुझे तो वैसे ही घूमने फिरने का बहुत शौक था। मैंने पिकनिक पर जाने के लिए माँ बाबा से अनुमति मांगी, लेकिन माँ ने हमेशा की तरह अपनी चिंता जाहिर की कि हम तुम्हें इतने दिन के लिए कहीं नहीं जाने दे सकते। मैंने जिद की और बाबा को मनाने की कोशिश की। बाबा ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम हर वक्त हमसे संपर्क में रहोगी। मैंने बाबा का धन्यवाद किया और कहा, बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। माँ की तरफ देखा जो बाबा को गुस्से से घूर रही थी। मैंने कहा, और मेरी माँ भी दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। मेरी बात सुनकर माँ और बाबा हंसने लगे। माँ ने कहा, इसे मक्खन लगाना खूब आता है। बाबा ने कॉलर झाड़ा और कहा, आखिर बेटी किसकी है? माँ मुस्कुरा दी। मैं बहुत उत्साहित थी। हम सब सहेलियां पिकनिक के लिए निकल पड़ीं और खूब मौज मस्ती की। रात काफी हो चुकी थी। हमने एक होटल में रहने का इंतजाम किया था। कमरे में पहुंचते ही मेरी दोस्तें थकान की वजह से सोने चली गईं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात का 1 बज रहा था जब मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा कंबल खींचा है। मैं उठकर बैठ गई। मुझे लगा शायद मेरा वहम हो और मैं फिर से लेट गई। जब किसी के बात करने की आवाज आई तो मुझे बहुत डर लगा। सारी रात ऐसे ही गुजर गई और सुबह होते ही मुझे नींद आ गई। मेरी सब सहेलियां तैयार हो रही थीं और मुझे आवाजें दे रही थीं कि उठो, चलें, नाश्ता नहीं करना। मैंने कहा, तुम लोग जाओ, मैं आती हूं। सब चली गईं और मैं फिर से सो गई। जब किसी की आहट पर मेरी आंख खुली, मैं उठकर बैठी, तैयार हुई और बाहर निकलने लगी। दरवाजा खोला तो नीचे वहीं फूल पड़े थे जो घर पर थे। मुझे हैरानी हुई कि यहाँ कौन यह फूल रख कर गया। मैंने फूल उठाकर कमरे में रख दिए और बाहर निकल गई। माँ बाबा मेरे लिए बहुत फिक्रमंद हो रहे थे और बार बार वापस आने को कह रहे थे। मैं भी उन्हें बहुत याद कर रही थी।
पहली दफा उनसे इतनी दूर आई थी। मैंने अपनी सहेलियों से बात की, चलो वापस चलते हैं। बहुत घूम फिर लिया। हमारे घर वाले भी परेशान हो रहे होंगे। कई लड़कियों ने मेरी बात से सहमति जताई और हम अगले दिन सब अपने घरों को वापस आ गईं। माँ बाबा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। बाबा ने कहा, जब से तुम गई हो ऐसा लगता था जैसे घर की रौनक कहीं चली गई है। मैंने कहा, मैंने आपको बहुत याद किया, इसलिए जल्दी आ गई। एक नई मुलाकात और अचानक का प्यार। 10वीं का नतीजा आ चुका था और मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। कॉलेज में भी मेरी कई नई दोस्तें बन गई थीं। मेरी दोस्त दिया, जिसकी सगाई हुई थी, उसकी शादी हो रही थी। उसने मुझे भी शादी पर आमंत्रित किया था। मेरी दोस्त की मेहंदी की रस्म थी और मैं माँ के साथ उसके घर पहुंची। दिया मुझे देखकर कहने लगी, शादी तो मेरी है लेकिन खूबसूरती तुम्हारी छड़ी है। मैं हंसने लगी और कहा, मेरी दोस्त पर कोई नहीं, स्वागत तो करो। वह बोली, नहीं नहीं, तुम वाकई बहुत प्यारी लग रही हो। घर आते ही मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया। मैं कमरे में चली गई और सोने के लिए लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन मेरी दोस्त की विदाई थी। मैं सोचते सोचते नींद की वादियों में चली गई और इसी वजह से सुबह जल्दी न उठ सकी। 10 बज रहे थे। माँ ने आवाजें दे देकर मुझे उठाया कि उठ जाओ, कब तैयार होगी, तुम्हारी दोस्त फोन पर फोन कर रही है। मैं तैयार होकर शादी पर पहुंची तो मेरी दोस्त मुझसे नाराज हो गई। कहती, कैसी बेहतरीन दोस्त हो जो सबसे आखिर में आ रही हो। मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी आंख बहुत देर से खुली, इसलिए देर हो गई। शादी की रस्म बहुत अच्छे से हुई। फिर मेरी दोस्त सबकी दुआओं में रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। मैंने दिल ही दिल में अपनी दोस्त की नई जिंदगी के लिए ढेरों दुआएं मांगी। एक दिन मेरी कॉलेज की नई दोस्त रीतिका मुझे अपने घर ले गई। मैं उसका घर देखकर हैरान थी। इतना बड़ा घर कि इंसान चलते चलते खो जाए। मुझे इस तरह हैरान होते देख उसने कहा, घूरना बंद करो, क्या नजर लगाओगी मेरे घर को। मैंने कहा, नहीं नहीं, माशाअल्लाह बहुत बड़ा घर है तुम्हारा। वह बोली, हाँ भाई, भगवान का शुक्र है। उसके घर से निकलते वक्त मेरी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जिसे मैंने पहले भी कहीं देखा था। वह भी मेरी ही तरफ आ रहा था। मुझे देखते ही उसने हाथ जोड़कर कहा, महोदया, कब से आपकी तलाश में हूं, लेकिन आप कभी कहीं होती हैं तो कभी कहीं और। मैंने कहा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं और आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। उसी वक्त मेरी दोस्त भी बाहर आ गई। उसने उस लड़के को देखते ही कहा, आर्यन भाई, आप कब आए। फिर रीतिका ने कहा, आर्यन भाई, आपने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। आप महक को घर छोड़ आए, मुझे कहीं काम से जाना है। मैंने कहा, नहीं, आप तकलीफ न करें, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन वह न माने और मुझे मजबूरन उस लड़के आर्यन की गाड़ी में बैठना पड़ा। आर्यन ने कहा, तो महक मैडम, हमारी बात तो अधूरी रह गई थी। मैं आपको बताना चाहता था कि जब आप पिकनिक के लिए दिल्ली से बाहर गई थीं, तब मैंने आपको आपकी दोस्तों के साथ देखा था, और जब आप होटल से निकली थीं तो आपका मोबाइल वहीं रह गया था, जिसे देने के लिए मैं आपके पीछे आया था। उस वक्त मुझे याद आया कि मैंने इस व्यक्ति को कहाँ देखा था। मैंने कहा, ओह, तो वह आप थे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाकर कहा, शुक्र है महोदया को याद तो आया। आर्यन ने कहा, अगर आप बुरा न माने तो आपसे अपने दिल की बात कह सकता हूं। यकीन मानिए, मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं, बस अपनी भावनाएं साझा करना चाहता हूं। मैं खामोश थी। उसने कहा, क्या मैं बात शुरू कर सकता हूं। मैंने कहा, जी बोलिए, मैं सुन रही हूं। उसने कहा, दरअसल मैं आपको पसंद करने लगा हूं। उस दिन से हर जगह आपके होने का गुमान होता है। ऐसा लगता है जैसे आप अभी सामने आ जाएंगी। मैंने कहा, देखिए, आपको मैं पसंद हूं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। मेरी बात सुनकर आर्यन ने कहा, मैं जानता हूं, इसीलिए आपको साफ साफ बता रहा हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं विधिवत रिश्ता लेकर आपके घर आना चाहता हूं। मैंने कहा, आप कैसे इंसान हैं, पहली दफा देखते ही पसंद कर बैठे और दूसरी दफा देखते ही प्रस्ताव कर रहे हैं। आप जानते ही क्या है मेरे बारे में। आर्यन ने कहा, मेरे लिए इतना जानना ही काफी है कि मैं आपको पसंद करता हूं। आपको देखते ही मेरे दिल ने गवाही दी थी कि आर्यन अगर शादी करेगा तो इसी लड़की से, वरना किसी से नहीं। मैंने कहा, आप गाड़ी रोकें, और मैं रास्ते में उसकी बड़ी सी गाड़ी से नीचे उतर गई। आर्यन ने बहुत कहा, आप मुझे गलत समझ रही हैं, कृपया गाड़ी में बैठ जाएं। मैं अब कोई बात नहीं करूंगा, बिल्कुल खामोश रहूंगा, लेकिन इस तरह बीच सड़क पर मत चलें। उसके बाद सारे रास्ते उसने कोई बात नहीं की और मुझे घर छोड़कर चुपचाप चला गया। मैं घर पहुंची तो माँ बाबा आंगन में बैठे थे। बाबा ने कहा,
महक बेटी, किसके साथ आई हो? मैंने कहा, बाबा वह मेरी दोस्त थी, वह छोड़कर गई है। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे दिमाग में आर्यन की आवाज और उसकी बातें घूमने लगीं। मेरे दिल ने कहा, आर्यन देखने में तो वैसा ही है जैसा तुम चाहती थी। फिर दिमाग ने कहा, यह भी तो देखना होगा कि वह इतना अमीर भी है जितना तुम चाहती हो। मैं सोच में गुम थी जब किसी की फुसफुसाहट महसूस हुई। मैंने घबरा कर कहा, कौन है? वहां तो आवाज आना बंद हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई और सपनों में एक नई दुनिया देखने लगी। सपना और हकीकत का टकराव। सपने में देखा कि एक बहुत खूबसूरत महल है, नौकर इधर उधर हैं। मैं एक सिंहासन पर दुल्हन बनी बैठी हूँ और सेवकों से कह रही हूँ कि महाराज को बुलाओ, लेकिन वह कहते हैं कि महाराज अभी आपसे नहीं मिल सकते, आपको इंतजार करना होगा। मुझे गुस्सा आने लगता है और मैं उठकर जाने लगती हूँ जब कोई मेरा हाथ पकड़ता है। पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वह आर्यन था। मैं कहती हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा, कब तक मृग तृष्णा के पीछे भागोगी? मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लौट आओ। मैं उसका हाथ झटक देती हूँ और कहती हूँ कि तुम मेरी मंजिल नहीं हो, मुझे किसी और की तलाश है। ये सुनते ही वह वहां से चला जाता है और एकदम मेरी आंख खुल जाती है। मैं घबरा कर उठ गई और पास पड़ा पानी का गिलास जल्दी जल्दी पी गई। ये कैसा सपना था? वह कौन सी जगह थी और वहां आर्यन क्यों था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज कॉलेज की छुट्टी थी। माँ ने घर के सामान की सूची बनाकर रखी और कहा कि मेरे साथ बाजार चलो। मैंने सोचा, घर पर भी तो बोर होना है, चलो माँ के साथ बाजार का चक्कर ही लगा आती हूँ। बाजार पहुंची तो माँ सामान खरीदने लगी। मैं इधर उधर देख रही थी कि मेरी नजर सामने से आते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। मैं उसे देखते ही अनजान बनकर माँ से बातें करने लगी, लेकिन उसने मुझे देख लिया था। उसने कहा, महक आप यहाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। माँ मुझे देख रही थी। माँ ने कहा, ये कौन है? मैंने कहा, माँ ये आर्यन है, मेरी दोस्त रीतिका का भाई। फिर वह माँ से ऐसे बेतकल्लुफ होकर बातें करने लगा जैसे पहले से जानते हों। इस कुछ मिनट की मुलाकात में उसने माँ का दिल जीत लिया और मैं माँ पर हैरान थी कि भला इतनी सी बातचीत से कोई किसी को कैसे जान सकता है। या तो मेरी माँ बहुत भोली है या फिर वह व्यक्ति बहुत चालाक है। फिर उसने माँ से कहा, आइए आंटी, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। और माँ तुरंत मान गई। सारे रास्ते वह माँ से बातें करता रहा और गाड़ी के शीशे से कई दफा मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। घर पहुंचे तो गाड़ी के रुकते ही मैं उतरकर अंदर आ गई, लेकिन माँ वहीं खड़ी थी। मैंने दोबारा बाहर जाकर कहा, माँ बस करें, अब आ भी जाएं। आर्यन ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसे अंदर आने को कह रही हूँ। मैंने कहा, धन्यवाद आर्यन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें घर तक छोड़ा। अब आप जा सकते हैं। वह मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठकर चला गया। जब से माँ की आर्यन से मुलाकात हुई थी, माँ उसी की बातें किए जा रही थीं। मैंने कहा, माँ क्या हो गया है? किसी को एक ही मुलाकात में कैसे जान गई आप? माँ ने कहा, जितनी उम्र गुजारी है, मुझे अच्छे और बुरे इंसान की पहचान है, और इस लड़के को देखते ही मेरे दिल ने कहा है कि यह वाकई किसी अच्छे घर का लड़का है। मैं सिर पकड़कर बैठ गई। भूत का साया और जादू का वार। आर्यन से मिले काफी दिन हो गए थे, लेकिन माँ अभी भी उसे नहीं भूली थी। अगले दिन मैं कॉलेज चली गई। कुछ दिनों से मेरी तबीयत अजीब सी हो गई थी। कभी सिर में दर्द, कभी अचानक डर महसूस होता। फिर मैं सोचती, शायद नींद पूरी नहीं हो रही इसलिए ऐसा हो रहा है। एक दिन कॉलेज में खाली समय की वजह से एक पेड़ के साए में बैठ गई। अचानक बैठे हुए नींद आ गई जब किसी ने आवाज दी, जल्द ही मिलेंगे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरी आंख खुल गई और मेरे चेहरे पर पसीने के बूंदें थीं। मैंने कहा, पता नहीं क्यों अजीब से सपने आते हैं। अभी भी ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो। मेरी दोस्त हंसने लगी। उसने कहा, क्या हो गया है तुम्हें? यह सब बातें कहानियों में अच्छी लगती हैं। तुम तो वैसे भी सपनों की दुनिया में रहती हो, फिर ऐसे सपने तो आएंगे ना। मैंने कहा, हाँ शायद यही बात है। फिर मैं घर आ गई। अंदर दाखिल होते ही मुझे किसी की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से अंदर गई तो सामने माँ आर्यन से हंस हंस कर बातें कर रही थीं। उसने मुझे देखते ही कहा, महक अच्छा हुआ आप आ गईं, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। माँ ने कहा, हाँ महक, तुम्हें पता है मैं आज काम से कहीं गई थी तो रास्ते में मुझे आर्यन मिल गया और मैं उसे साथ घर ले आई। तुम दोनों बैठो, बातें करो, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने आर्यन की तरफ देखा और कहा, क्या घोल कर पिलाया है मेरी मासूम माँ को, जो इतना अंधा विश्वास कर रही हैं आप पर? मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। उसने कहा, महक जी, इंसान का चरित्र ही उसकी पहचान है।
मुंह बेकार की क्या औकात जो कुछ घोल कर पिला सके। मैं तो एक साफ दिल इंसान हूं, जो दिल में है वही सामने है। मैंने कहा, क्या मतलब है इस बात का? वह मुस्कुराने लगा। पता नहीं क्यों मुझे आर्यन अच्छा लगने लगा, लेकिन जब भी उसे देखती तो सिर में दर्द होने लगता। मेरी तबीयत बोझिल सी रहने लगी थी। मुझे हर किसी से अब झुंझलाहट महसूस हो रही थी। रात को अकेले में मुझे डर महसूस होता, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैं अब माँ के पास सोती। माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें किसी की नजर लग गई है, इसीलिए कहती थी बाहर कम निकला करो। माँ ने गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा पढ़कर मुझ पर दम किया और मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ और नींद आ गई। कई दिनों बाद मैं सुकून से सोई थी। कुछ दिन बाद माँ ने कहा, बेटा, तुम्हें आर्यन कैसा लगता है? मैंने कहा, क्या मतलब? माँ ने कहा, जानकर अनजान मत बनो। मैं जानती हूं कि वह तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारी आंखों में भी मैंने उसके लिए पसंद देखी है। मैंने कहा, माँ, ये बात ठीक है कि वह मुझे अच्छा लगने लगा है, लेकिन कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है। माँ ने कहा, ये तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर एक दिन कॉलेज से आते हुए आर्यन ने मुझे देखा और मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। मैंने कहा, आपको ज्ञान हो जाता है जो हर जगह पहुंच जाते हैं। उसने कहा, ऐसा ही समझ लो। मेरा दिल गवाही देता है कि आज आप मुझे कहाँ मिलेंगी। मैं उसकी बात सुनकर हंसने लगी। फिर एकदम से मुझे गुस्सा आ गया। मैंने आर्यन की तरफ ऐसे देखा जैसे उसे अभी गाड़ी से धक्का दे दूंगी। मुझे इस तरह देखकर आर्यन ने कहा, क्या हुआ महक, आप ठीक हैं? उसने मुझे कंधे से पकड़कर हिलाया तो जैसे मैं होश में आई थी। उसने कहा, क्या हुआ था? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस आप मुझे घर छोड़ दें। मेरे सिर में बहुत दर्द था। वह मुझे घर छोड़कर अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया और कहा कि दोबारा यहां मत आना। वह हैरान होकर देख रहा था। मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैंने उसे क्या कहा है। उसके बाद आर्यन ने मुड़कर नहीं देखा। राजा का महल और भूत का बदला। घर में कुछ दिनों से अजीब सा डर रहने लगा, जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा हो या कोई मुझसे टकराकर गुजरा हो। एक दिन बाबा ने कहा कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, बिल्कुल वैसा जैसा तुम चाहती थी। माँ बाबा क्या कह रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं बस खामोशी से उनकी तरफ देखती रहती और अब ज्यादातर कमरे में ही रहती। मैं जब छोटी थी तब से ही मैं हर किसी को कहती थी कि मैं किसी देश के राजा से शादी करूंगी। सब लोग इस बात को मजाक कहकर टाल देते, लेकिन जब मेरी शादी की उम्र आई तो मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया जो वाकई एक राजा के बेटे का था। मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि यह तो मेरी बचपन की इच्छा थी। मैं शादी करके गई तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी, क्योंकि वह तो वाकई एक महल था। मैंने अब तक अपने होने वाले पति को नहीं देखा था, और फिर जैसे ही कमरे में गई तो हर तरफ उन्हीं की तस्वीरें लगी थीं, जिन्हें देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह इंसान नहीं कोई और ही प्राणी था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं वहां से भागने वाली थी कि सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और वही आवाज सुनाई दी जो पहले कभी आती थी। उसने कहा, मैं कितने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, कौन है? सामने आओ। मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? ये सब क्यों किया? फिर जैसे ही वह मेरे सामने आया, मेरे होश उड़ने वाले थे। उसने कहा, उठकर बैठो, अब तुम मेरी पत्नी हो। वह एक भूत था जो इंसानी शक्ल में था। उसने कहा, मैं कब से तुम्हारी तलाश में था, बहुत मेहनत की है तुम्हें हासिल करने के लिए। मैंने कांपते हुए कहा, एक भूत का इंसान से विवाह नहीं हो सकता। उसने कहा, जो भी कहो, अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम यहीं रहोगी, मेरे जादू के सम्मोहन में। और तब मुझे पता चला कि फूल भेजने वाला भी यही भूत था, जिसकी वजह से यह घर तक मेरे साथ आ गया था। मैंने कहा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस भूत ने कहा, चलो, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो तुम्हें बता देता हूं। तुम्हारे दादा एक नेक इंसान थे और हर वक्त पूजा पाठ में व्यस्त रहते थे। वह किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। एक दिन एक औरत अपनी बेटी को लेकर तुम्हारे दादा के पास आई और कहा कि मेरी एक ही बेटी है, इसे पता नहीं क्या हो गया है, आप मेरी मदद करें। इस लड़की पर एक भूत आशिक था और वह किसी भी सूरत में उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तुम्हारे दादा ने बिना देखे ही उस भूत को उसके नाम से पुकारा और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस मासूम बच्ची को तकलीफ दो। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो अभी इससे दूर हो जाओ। उस भूत ने कहा, जाओ जाओ, बड़े देखे हैं तुम्हारे जैसे, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर तुम्हारे दादा ने आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए, जिससे उस भूत को उनके सामने आना पड़ा। तुम्हारे दादा ने उसे कैद कर लिया और कहा, आज से तुम इसी बोतल में बंद रहोगे, भूखे प्यासे, यही तुम्हारी सजा है। वह भूत मेरा भाई था। तुम्हारे दादा ने उसे कहाँ रखा था?
कोई नहीं जानता। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन कोई सुराग न मिला। फिर मैंने खुद से वादा किया कि मैं उस महान भक्त की पोती को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए तुम्हारे दादा के की सजा तुम्हें मिल रही है। अब मैं तुम्हें अपनी कैद में रखूंगा और अपना बदला पूरा करूंगा। मैंने कहा, भगवान ने तुम्हारी जो हद तय की है, तुम्हें उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हम इंसानों को तकलीफ देकर तुम्हें क्या मिलता है? उसने कहा, बस करो लड़की, बहुत बोल चुकी तुम। शुक्र करो कि मैंने तुम्हारे घर वालों को छोड़ दिया और तुम्हारे वह प्रेमी आर्यन जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता था, उसे भी तुमसे दूर कर दिया और तुम्हारे घर वालों पर ऐसा वार किया कि उन्हें कुछ नजर नहीं आया और तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी। मुक्ति और एक नया जन्म। मैं बेहोश होने वाली थी जब मुझे आर्यन की आवाज सुनाई दी। भूत के किए हुए जादू का सम्मोहन टूट गया और मैं कहीं वीरान जगह पर थी। आर्यन के साथ एक पंडित जी थे। वह ऊंची आवाज में कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और वह भूत चिल्लाने लगा। इससे पहले कि वह मुझ पर वार करता, आर्यन के गले में एक तावीज था जो उसने उतार कर मुझे पहना दिया। उसको पहनते ही मेरे सिर से बोझ उतर गया और मुझे सब साफ दिखाई देने लगा। उस भूत ने आर्यन पर वार कर दिया जिससे आर्यन दूर जा गिरा। भूत का जादू मुझ पर काम नहीं कर रहा था तावीज की वजह से। वह चिल्लाने लगा। फिर वह पंडित जी और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगे और उस भूत से कहा, तेरी सलामती इसी में है कि तू इस बोतल में आ जा। और वह न चाहते हुए भी पंडित जी के हाथ में जो बोतल थी उसकी तरफ खींचा जा रहा था। मैं आर्यन की तरफ भागी। वह बेहोश था। पंडित जी उस भूत को कैद कर चुके थे। फिर वहां माँ और बाबा भी आ गए। आर्यन पर उस पंडित ने पानी छिड़का जिससे वह होश में आ गया। मैंने आर्यन से कहा, आपने खुद को मेरी खातिर खतरे में क्यों डाला? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? आर्यन ने हैरान होकर मुझे देखा और कहा, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मैंने कहा, आप कैसे जानते थे? फिर उसने कहा, जिस दिन मैंने तुम्हें कॉलेज से लिया था उस दिन तुम्हारी आंखें अजीब सी लग रही थीं। मैं उस दिन तुम्हें छोड़कर अपने गुरु पंडित जी के पास गया और तुम्हारे बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि जब इस लड़की को वह कहीं लेकर जाए तभी इसके सामने आने पर इसे पकड़ा जा सकता है। और मेरे गले में तावीज की वजह से ये मुझे देख नहीं पा रहा था और तब हम यहाँ पहुंचे। इस बात को 3 साल बीत गए। आज भी जब मुझे सब याद आता है तो मेरी रूह कांप उठती है। मेरी और आर्यन की शादी को 3 साल हो गए हैं। भगवान ने हमें एक बेटे की खुशी से नवाजा है और आज हम एक अच्छी और खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। भगवान ने जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वही मिलकर रहता है, इसलिए हमें उससे ज्यादा की चाह में अपना आज खराब नहीं करना चाहिए।